वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दौरे में तजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। खबर देंगे आपको बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में मकामी कबाइल और फितना अल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे लईकुर रहमान से। जी लईक। जी, मकामी ज़राए से जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला किया। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार किया, जिस पर कली आदमजई कोर की खवातीन ने कुरान का वास्ता देकर दहशतगर्दों को जाने के लिए भी कहा, लेकिन इसके बावजूद वो खवातीन को मुसलसल दहशतगर्द हरासा करते रहे। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया और दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मकामी कबीले का 1 फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए हैं, जबकि 4 दहशतगर्द इसमें मारे गए और 2 जख्मी होने की कंफर्मेशन हुई है। कोरकी के मकामी कबाइली ने यह अहद किया है कि वो अपने पुरअमन इलाके के दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे और बलूचिस्तान के बहादुर अवाम पर फितना अल हिंदुस्तान का असल चेहरा चूंकि यहाँ हो चुका है। खवातीन को हरासा करने के वाक़यात से वाज़ेह है कि फितना अल हिंदुस्तान को इस्लाम और बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। जी। बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में मकामी कबाइल और फितना अल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। ज़राए का कहना है दहशतगर्दों से झड़प में मकामी कबीले का 1 फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार किया। अपडेट करे थे लईक, आपका शुक्रिया। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के गुमराह कुन, इश्तियाल अंगेज और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। ISPR ने भारतीय क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तराशने की कोशिश करार दे दिए। एक बयान में तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, भारतीय बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का पेश खैमा बन सकते हैं। भारत दहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके दहशत गर्दी को हवा देता रहा है। दुनिया भारत को खित्ते के अदम इस्तेहकाम के मरकज के तौर पर तस्लीम कर चुकी है। भारत को तैयारों का मलबा और तवील मार करने वाले हथियार याद रखने चाहिए। भारत एक और तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय वजीर दिफा, आर्मी और एयर चीफ्स के बयानात खित्ते को खतरात से 2-4 कर सकते हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाकुन और क़यामत खेज नताइज ला सकता है। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। नई हरकत की गई तो भारत के जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ का वहम इस बार तोड़ दिया जाएगा। भारत को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान को मिटाने की बात हुई तो मिटाओ दोनों का होगा। इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारत ने अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात पर रद्द अमल। कहते हैं मोदी और टोला अपनी साख खो बैठा है। दबाव लीडरशिप के बयानात से जाहिर है भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। गुज़िश्ता तनाज़े में नतीजा 6-0 रहा, जिससे भारत की साख मुतासिर हुई। बदतरीन शिकस्त के बाद भारत में अवामी राय हुकूमत के खिलाफ हुई। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर कायम हुआ। हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारत की धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं है। पाक अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। जानते हैं भारत को किस तरह हैंडल करना है। पहले से बेहतर इलाज किया जाएगा। सफारती महाज पर कामयाबी बड़ा चैलेंज था, जिसे सिपहसालार और हुकूमत ने मिलकर अबूर किया। अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत खत्म करना जरूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाकयात लम्हा फिक्रियां हैं। भारत बलूचिस्तान में नफरत फैला रहा है और दहशत गर्दी में मुलव्वस है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बलूचिस्तान में पायदार अमन ही तरक्की और खुशहाली की जमानत है। बलूचिस्तान के मसाइल पर मरहम रखने की
ضرورت ہے. قومی قیادت حل تلاش کرے. پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات میں چودھری شجاعت کا کہنا تھا فورسز کے جوانوں اور عام شہریوں کی شہادتوں پر غم زدہ ہوں. بلوچستان میں قیام امن اور ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. پاکستان کا مثبت تشخص ذاتی مفادات اور سیاست کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے. سب کو ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا. خوشی ہے پاک بھارت جنگ کا خاتمہ ہو گیا. واشنگٹن ڈی سی میں کانفرنس میں سینیٹر کرس ہالینڈ کا کہنا تھا دونوں ملکوں نے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جس سے تناؤ کم ہوا. نمائندہ ARY نیوز جہاز بلی کے غزہ امن معاہدے سے متعلق سوال پر کہا وہ معاہدے کی حمایت کرتے ہیں. The United States and people of Pakistan. I have a long time connection and affection for the people of Pakistan. I'm glad that the war came to an end. Obviously, there's still work to do. To support the Gaza peace plan? The short answer is yes. I hope it'll work. We want to end the war. پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں. سینیٹر مشتاق احمد محفوظ ہیں اور ان کی صحت اچھی ہے. مقامی قانونی ضابطوں کے مطابق مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت سے ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہونے کے بعد ان کی فوری طور پر وطن واپسی کرائی جائے گی. وزارت خارجہ نے پہلے بھی ان افراد کی واپسی میں معاونت کی جو پہلے اتارے گئے تھے. پاکستان ان برادر ممالک کا شکر گزار ہے جنہوں نے شہریوں کی واپسی میں مدد فراہم کی. حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. شہریوں کی واپسی کا عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے. غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل کے لیے مذاکرات کا دور آج سے مصر میں شروع ہوگا. حماس اور اسرائیل کے وفد قاہرہ میں بالواسطہ بات شروع کریں گے. مصر، ترکی اور امریکہ کے وفود بھی شریک ہوں گے. بات چیت کا یہ سلسلہ پیر کو بھی جاری رہے گا. تمام یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق تفصیلات طے کی جائیں گی. مصری سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے یہ عین ممکن ہے مغویوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی جائے. حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے. عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا. اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قاتلانہ حملے میں ان کے بیٹے سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو ایک ساتھ شہید کرنے کی کوشش کی تھی. اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ حملے میں الحیہ مارے گئے ہیں لیکن حماس نے واضح کیا تھا الحیہ سمیت حماس کی قیادت حملے میں محفوظ رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا اسرائیل ابتدائی انخلا کے معاملے پر متفق ہو گیا ہے. حماس کو آگاہ کر دیا گیا ہے. حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری مؤثر ہو جائے گی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی. تاخیر برداشت نہیں کریں گے. امریکی صدر نے کہا کہ غزہ کا دوبارہ خطرہ بننا قبول نہیں کروں گا. یہ سب جلدی کیا جائے, سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا. سفارتی حل ہو یا ہماری فوجی طاقت سے حماس غیر مسلح ہوگی. ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا امریکہ کو بتا دیا ہے حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. دوسرے مرحلے میں حماس کو غیر مسلح کر کے غزہ سے تمام مسلح جنگجوؤں کو نکال دیا جائے گا. نیتن یاہو نے مزید کہا اسرائیلی وفد کو قاہرہ جانے کی ہدایت کر دی ہے. امید ہے آنے والے دنوں میں یرغمالی واپس آ جائیں گے. یورپ سے برطانیہ تک غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا. لندن میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا. اسپین، فرانس، میکسیکو اور تل ابیب میں بھی جنگ بندی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا. اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف بھی احتجاج کیا گیا. پولیس نے 400 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کر لیا. بارسلونا اور میڈرڈ میں اسرائیلی جوہریت کے خلاف ریلیاں نکالی گئی. مظاہرین نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی بھی شدید مذمت کی. میکسیکو میں طلبہ نے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر دھرنا دے دیا. بازوؤں پر نسل کشی بند کرو اور آزاد فلسطین کے الفاظ لکھے.
पेरिस में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले, गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे दिन भी गजा के लिए एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने इतालवी हुकूमत से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा किया। तेल अवीव में इजरायली हुकूमत के खिलाफ और यरगमालियों की वापसी के लिए एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने फौरी जंग बंदी का भी मुतालबा किया। तुर्की के 36 शहरियों समेत सुमूद फ्लोटाला के 137 कारकुनों को इसराइल से बेदखल कर दिया गया। कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर पाकिस्तानी शहरी समेत 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और मौसम का हाल ये है कि पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश ने मौसम बदल दिया है। लाहौर में कई मकामात पर दरख्त गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फैसलाबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, मियांवाली और काड़ा चनियोट में भी बादल बरसे। जरावाला, डस्का, पीर महल और फूल नगर में गरज चमक के साथ बारिश से जलथल एक हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल नहीं हो सके। बहावल नगर, लियाकतपुर और पंडी भटिया में जमा पूंजी रेलों की नज़र होने से मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। चनियोट में 2 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए, हज़ारों एकड़ रकबा तबाह हो गया। खस्ता हाल घर बेसरो समानी, सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार, माली नुकसानात ने जिंदगियों को मफलूज कर दिया। बहावल नगर के मौजा माड़ी मियाँ साहब से मुल्हिका आबादियाँ सैलाब से शदीद मुतासर हैं। इलाका मकीन हुकूमती रिलीफ के मुंतजर हैं। 500 घरानों पे ये मुश्तमिल बस्ती है, जिसमें से कम 50 से 60 घर जो हैं वो दरिया पर धो चुके हैं। ने इंतजामिया से बारहा अपील की, लेकिन अभी तक जो है ना वो क्विक रिस्पांस नहीं दिया गया। लियाकतपुर के इलाके हयात माची की मुतादिद बस्तियों में सैलाब के बाद तबाही के मनाजिर हैं। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਖਤਮ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 30% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਾ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। पिंडी भटिया में सैलाब 90 साल के बुजुर्ग को बेघर कर गया। कहते हैं रहने के लिए टेंट मिला न राशन। मेरा एक मकान सी वो गिर गया, मेरी ना किसी इमदाद की थी, न कोई खान न पीन न लाने न देने, ना गवर्नमेंट का कोई ऐसे आदमी आया। चिनियोट में सैलाब से 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। नुकसानात का तखमीना 15.5 अरब रुपए लगाया गया। 1,46,000 एकड़ रकबा और 74 सड़कें सैलाब की नजर हो गयी। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। टमाटर 400 रुपए किलो हो गया। खरीदारों का कहना है फल तो खाना छोड़ दिया, अब क्या सब्जी भी ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तफसीलात जानते हैं रोहा फातिमा से। जी रोहा। में महंगाई का तूफान एक बार फिर बेकाबू हो गया है और इसी तरह सब्जियों की जो कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही हैं। आलू जो है वो 80 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि प्याज 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी के साथ साथ जो बैंगन है और भिंडी है वो 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक लहसुन जो कि हर खाने में डलते हैं 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लीमू जो है वो 400 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर जो है वो इस वक्त 400 रुपये फ़ी किलो बाजार में फरोख्त हो रहा है। 120 रुपए की एक गड्डी जो है वो पालक की मिल रही है। खरीदारों से बात की तो उनकी जानिब से यही कहा गया है कि महंगाई जो है वो बेकाबू हो गई है और कमिश्नर कराची की जानिब से जो जारी करदा लिस्ट है उसके मुताबिक जो है वो सब्जी फरोख्त नहीं की जा रही है। लिहाजा जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि आवाम को कुछ तो रिलीफ मिल सके। जो सब्जी है अब तो वो भी आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई है। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ामत पर हाफिज़ कुरान नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल हाफिज़ नूर आलम के वालिद कहते हैं शहर के बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चियां बेवा हो रही हैं, घर उजड़ गया, दुकान पर डाकू आए, बेटे ने मज़ाहमत की तो गोलियां मार दी। SIFC की बदौलत पाकिस्तान में गूगल AI+ प्लान मुतारिफ किए जाने वाले डिजिटल तरक्की और तालीमी मौक़े में इजाफा हुआ। गूगल AI+ प्लान डिजिटल तरक्की में नए मौक़े फराहम करेगा। मंसूबे का मकसद AI टूल्स तक आसान रसाई और तख्लीकी सलाहियत में इजाफा है। गूगल AI+ में View 3 फास्ट और Gemini 2.5 मॉडल और Gemini इंटीग्रेशन शामिल है।
سفیدے کے درخت نہ صرف ہمیں سایہ اور صاف ہوا دیتے ہیں بلکہ ماحول کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ چترال میں سفیدے کی لکڑی سے فرنیچر اور مختلف اشیاء بھی بنائی جاتی ہیں۔ نذیر حسین شاہ کی رپورٹ۔ انسانی زندگی میں درختوں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ یہ نہ صرف ہمیں سایہ، صاف ہوا، پھل اور پھول دیتے ہیں بلکہ ماحول کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ سفیدے کا درخت وادی چترال کا سب سے منافع بخش درخت ہے۔ سفیدہ مفید بھی اتنا ہے، عمارت میں یہ جو ہے تو بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ جو کچا گھر بنتا ہے پرانا زمانے کا، وہ پورا اسی لکڑ سے بنتا ہے، یہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 100 فٹ سے زیادہ اور موٹائی 10 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ درخت گھروں کی تعمیر اور فرنیچر بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ سفیدے کی لکڑی دیار کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور دیرپا ہوتا ہے۔ اس سے دروازے، کھڑکیاں اور دوسری چیزیں بنائی جاتی ہے۔ سفیدے کے تازہ پتوں کو کچے گھروں اور معیشت خانوں کی تعمیر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو چھتوں کو ٹپکنے سے روکتا ہے۔ چترال کے سرحدی علاقوں میں سفیدے کے درخت کو آج کل بڑے پیمانے پر بیچا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید نذیر حسین شاہ، ایئر نیوز، اپر چترال۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔